अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान भूमि। नाजरीन, कौमी असम्बली की नशस्त NA 249 की जो रीकाउंटिंग की जा रही थी उसमें पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से बाजी ले गई है, बल्कि पहले के मुकाबले में 226 वोट ज़्यादा हासिल कर चुकी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लंदन जाने के मामले पर फवाद चौधरी का ये कहना है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की वतन वापसी की गारंटी क्यों कर दे सकती है, कैसे भरोसा कर सकती है, जबकि ये एश्योरेंस वो अपने भाई के लिए पूरी नहीं कर पाए। इसी के रद्द-ए-अमल में नून लीग के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब ने अदालत में एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। इन्हीं मौजूद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, हल्का 249 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उससे पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से भी नून लीग की तरफ से दरख्वास्त गई थी रिकाउंटिंग की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया था। जो अब नतीजा आ गया है, वोटों की तादाद जो है वो मजीद कम हो गई है, तो रिकाउंटिंग के बाद जो नतीजा आया, कि आप इसको कबूल करेंगे या किसी और कानूनी ऑप्शन की तरफ जाएंगे? जब हमने रिकाउंट ही नहीं कबूल किया तो रिकाउंटिंग का नतीजा कबूल करने की बात क्या कर दिया। बात यह है कि हमने बुनियादी तौर पे इतराज क्या किया था कि पहले आप वोटों का हिसाब दे दीजिए कि कुल कितने वोट डले, कितने मुस्तरद हुए, कितने वोट किताबों में बाकी हैं वो साबित करवा दीजिए। अंगूठों के निशान वगैरह तो हम नहीं चेक कर रहे थे, हम तो इशूड वोट्स वर्सेस पोल्ड वोट्स का हिसाब मांग रहे थे, जो हमारा हक है। जब ये हक नहीं दिया तो दाल में कुछ काला है। तो वो मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का स्टाफ जो कि इस हल्के की जिम्मेदारी ले रहा था, मैं डायरेक्टली आप पे प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि उसके किरदार मशकूक है। वो मुझे अदालत में ले जाना चाहें ले जाए, लेकिन उनका किरदार मशकूक है। तो क्या आप रीपोलिंग की तरफ जाएंगे? जी, रीपोलिंग की तरफ जाएंगे? जी देखिए, ये तो हम बात कर ही नहीं रहे, ये तो हमारे माहिरीन कानून जो हैं वो बात करेंगे। मेरा बुनियादी मकसद इस वक्त ये है कि अवाम में आगाही लाना। किस बात की आगाही? कि ये जो इस वक्त इलेक्शंस का निज़ाम है वो फूल प्रूफ नहीं है, इसमें देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड। और हम बहैसियत एक हुकूमत के माजी में भी कहते रहे हैं कि जितनी इसमें शफाफियत लाई जाए उतना बेहतर है। ये मुल्क में बड़ा मसला है कि एक हुकूमत आती है, क्योंकि इलेक्शन शफाफ नहीं होते, पूरी अपोजिशन मिलके या कोई एक पार्टी मिलके उसके खिलाफ मुहिम चलाती है और वो 5 साल भी वो सुकून से हुकूमत नहीं कर पाते। चाहे वो PMLN के खिलाफ हमने धरना दिया, मूवमेंट चलाया, या PDM हमारे खिलाफ कर रही है। ये मुल्क पाकिस्तान की खिलाफ है, ये पाकिस्तान की तरक्की और बदहाली में इजाफा करता है। हमें वो इक़दाम लेने चाहिए जिससे हमारा मुल्क तेजी से तरक्की कर सके। हम अक़वाम आलम के दौड़ में बहुत पीछे रह गए, हमारे अवाम जो हैं वो गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, और ये जब हुकूमत वक्त अपनी पूरी तवज्जो इन मामलात पे नहीं दे सकती तो ये नताइज होते हैं। तो मैं समझता हूँ शफाफियत लाने के लिए जितने इक़दाम किए जाएं वो बेहतर है, और ये सब उजागर करने का मकसद ये है कि अवाम को एहसास होना चाहिए कि हाँ, जो इक़दाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त बात कर रही है वो सही कर रही है, और वो अपनी अपनी पार्टियों में कहें कि हमें भी शफाफियत चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई। देखिए, जब तक ह्यूमन कंटेंट रहेगा, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर्चा इशू करेगा, किसी ऐसे आदमी के अंगूठे लग के साबित हो जाए जो कि असल में वोटर है ही नहीं, जब तक उसकी शनाख्त नहीं हो बायोमेट्रिक की। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो मुझे एक प्रोग्राम पे थे PMLN के, वो कहते हैं 1915 में जर्मनी ने ये EVM रिजेक्ट कर दी थी 1915 में। भाई 1915 की टेक्नोलॉजी और 2021 की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो इंडिया फॉलो कर रहा है, बांग्लादेश ने फॉलो किया, और वहां कंट्रोवर्सीज कम हो गई और ऑडिटेबल है। दोनों पेपर वोट भी, बैलेट भी डाला जाता है, EVM के इलेक्ट्रॉनिक वोट भी डाला जाता है। अगर किसी को चैलेंज करना होता है फिर वो बैलेट पे के ऊपर जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद इस इलेक्शन के अंदर है वो ये है कि अवाम को आगाही करें और वो उसके जरिए
नए इलेक्शन के कवानीन जितनी जल्दी डिबेट हो और लोकल बॉडीज के इलेक्शन से पहले वो इम्प्लीमेंट हो। तो नकवी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आपने बात की, तो क्यों ऑपोजिशन को आप जो है वो एक पेज पर नहीं ला पा रहे, क्यों आप उनको कायल नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? देखिए, हमें उनको कायल नहीं करना, हमें अवाम को कायल करना। पहली चीज तो ये है, बातचीत उनकी तजावीज कानून मुस्तरद साजी की के लिए तो जाएंगी, तो आपको दलाइल के साथ की कानून जाएंगी, साजी के लिए तो आपको एक्सेप्ट की ऑपोजिशन को जाएंगी। कायल करना है ना? अगर कोई शख्स मेज पे बैठने को ही नहीं तैयार हो, बातचीत ही नहीं करने को तैयार हो, कि हम मैं ना मानूं कि रट लगाई हुई हो, भाई आप अपना मसौदा ले आइए, अवाम में पेश कर दीजिए। चलिए आप कमेटी में नहीं लाके पेश करना चाहते, देखिए बात हुई अभी सेनेट के इलेक्शन की मिसाल दे देता हूँ। सेनेट के इलेक्शन में खुद इनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 है वो बात करता है शफाफियत की और शो ऑफ हैंड्स के वोट की। जब हम लेके आए तो उसमें हमने सिर्फ एक लफ्ज तब्दील किया कि सीक्रेट को हटा दिया। उन्होंने नहीं माना, कोर्ट तक में हम लेके गए बात, कोर्ट ने भी कह दिया कि जी ये एक आईनी मसला है, आइन तब्दील होगा। तो चलिए अब सेनेट का इलेक्शन हो गया, आप कर लें, आप तजवीज दे दे, ऑपोजिशन ले आए, हम वो बिल मान लेंगे कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो जाना यानी आप ये दावा दे रहे हैं कि ऑपोजिशन अपना मुसवदा ले आए, अपना बिल ले आए, तो हम उस पर बात करने को तैयार हैं? चाहिए। कुछ अभी मैं तो सिर्फ एक से शुरू करते हैं ना, सेनेट के इलेक्शन से। भाई इस वक्त क्या मुश्किल है, अभी तो कोई सेनेट का इलेक्शन नहीं होने वाला 2-2.5 साल तक। कोई एक आध खुदा ना खास्ता कोई इंतकाल कर गया तो वो रिस्पेक्टिव असेंबली करेंगे, उसके अलावा कोई या रिजाइन कर दे कोई सेनेटर, तब तो वो इलेक्शन होगा, वरना कोई इलेक्शन नहीं। आज 2.5 साल बाकी अगले इलेक्शन में, मैं दावत देता हूं भाई इसमें तो कुछ नहीं करना ना, इसमें तो सिर्फ ये कहना है या बैलेट पेपर पे नाम होगा या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सीटों के लिहाज से, या शो ऑफ हैंड्स हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसफरेबल वोट है, इसलिए शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता। ये ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता तो शो ऑफ हैंड से हो जाता। ये ट्रांसफरेबल वोट है इसलिए शो ऑफ हैंड से नहीं होगा। ये होगा बैलेट के पेपर के ऊपर नाम देना होगा, या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज होगी। और अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है और वो खड़ा होता है तो फिर आपको बैलेट पेपर पे सिवाय नाम डालने के कोई और ऑप्शन नहीं। सही। तो शहबाज शरीफ से मुतालिक मैं बात करना चाहूँगी कि वो लंदन जाना चाह रहे थे, मेडिकल ग्राउंड्स पे अदालत ने उनको जो है वो जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर जो है वो उनको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा, जिस पर फवाद चौधरी ने जो स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर कैसे, उनकी गारंटी पर कैसे भरोसा कर सकती है, जबकि ये एश्योरेंस वो अपने भाई के लिए पूरी नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खुद जब बाहर गए थे लास्ट टाइम, तो वो वापस भी तो आए थे। देखिए पहली चीज तो मैं समझता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म में एक ये भी ले आना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोग भी सियासी असर और रसूख रखते हैं, यानी MNA है, MP है, सेनेटर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनको मुल्क से बाहर इलाज की इजाजत नहीं है। जिस इलाज को मुल्क के अंदर होगा तभी इस मुल्क में आम आदमी के लिए इलाज बेहतर होगा। अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसके ऊपर कहा जाए कि इस मुल्क में इलाज ही नहीं हो सकता या हमारे डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट नहीं है और बाहर से आके भी कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता इस मुल्क पाकिस्तान में, कि कोई पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ऐसा मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तानी डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है, अमेरिका, लंदन, कहीं जापान, कहीं भी हो, जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है, फिर उस शख्स को बाहर जाने दिया जाए, वरना ना जाने दिया जाए। इससे क्या मैं समझता हूं कि सेहत वो एक ऐसी चीज है जिसका निजाम बेहतर से बेहतर होना चाहिए और गरीब आदमी को भी वही सहूलतें मैसर होनी चाहिए सेहत, जो कि एक अमीर आदमी को। ये जिंदगी सबकी बराबर है। ठीक है, आपको एयर कंडीशन कमरे में रहना है, आप उसके पैसे दे दे। आपको प्राइवेट नर्स चाहिए, आप उसके पैसे दे दे। आपको कमरे का साइज ज्यादा बड़ा चाहिए, आप उसके पैसे दे दे। वो नहीं हम कहते कि अमीर और गरीब है, लेकिन डॉक्टर और अद्वियात और ऑपरेशन और सर्जरी सबको जो है इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। तो ये तो आप एलीट के लिए बात कर रहे हैं ना कि वो पैसे देंगे तो वो अस्पतालों में जा सकेंगे, या आप एलीट के लिए बात कर रहे हैं कि वो अस्पतालों में, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, लेकिन एक जो मिडिल क्लास आदमी है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज कराए, मैंने कहा पाकिस्तान में इलाज कराए। अच्छा, अब आती है जाने की बात।
देखिए, पहली चीज ये है कि एक पैरेलल केस है, डॉक्टर यास्मीन राशिद। इस वक्त पिछले 3-4 माह पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन करवाया, ज्यादा मौलिक है, ज्यादा रिसेंट है। शहबाज शरीफ का कैंसर को 3 साल पुराना हो चुका है, कोई ऐसी इंडिकेशन भी नहीं। अभी तो उन्होंने लोकली भी चेकअप नहीं कराया जिसमें लोकल डॉक्टर्स ने कोई कंसर्न शो की हो कि जी वी आर सीइंग सम ग्रोथ अगेन, इनको दोबारा सर्जरी की जरूरत है। वो अपना यहाँ लोकल चेकअप करें। आज तो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स दूर बैठ के सर्जरी कर सकते हैं थ्रू रोबोट्स। वो इनकी लोकल रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, सीटी स्कैन्स जो हैं उनको एनालाइज करके भी बाहर से भेज सकते हैं। आए तो उन डॉक्टर्स का ओपिनियन कि शहबाज शरीफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अदर देन दैट व्हाई शुड शहबाज शरीफ बी अलाउड टू गो? हम कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बाहर जाने देंगे मुल्क से? हर आदमी जो बीमार अपने आप को डिक्लेयर करे और कहे कि जी मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं इलाज के लिए, जो जेल में है, क्या पाकिस्तान का कानून और ये जज साहब लिखे कि हर मुल्जिम को ये इख्तियार है कि अगर वो हमें एक मेडिकल रिपोर्ट दे देगा तो हम उसको कहेंगे कि आप चले जाइए। लेकिन नकवी साहब, जब फवाद चौधरी का इस तरह का बयान आएगा, टिकट खा के इस तरह का बयान आएगा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, जाने दीजिए और 5 घंटे में फैसला भी देंगे। आप हर फैसला 5 घंटे में देंगे नकवी और फिर उस फैसले की हाई कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर हुकूमत वक्त को अपील करने की इजाजत है। आखिरी दिन दिया है जुम्मे को वर्किंग डे के, इट हैज टू वेट टिल द नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी कि अपील में जाने के लिए उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। नहीं, मुझे मालूम है नहीं जाने दिया गया और नहीं जाने देना चाहिए कि मुल्क की तबाही के जिम्मे इस वक्त वो सारे लोग हैं जिन्होंने करप्शन का खात्मा नहीं किया। इन सब हुक्मरानों पे एक इल्जाम तो लाजिम है ना। लेकिन नकवी साहब, शाहिद खान अब्बासी आज कह रहे थे कि नैब, मैं बात जी ये इस इल्जाम से तो बच नहीं सकते कि करप्शन का खात्मा नहीं किया। और इन जजों के ऊपर भी इल्जाम है कि ये करप्शन के खात्मे में कोई मदद नहीं कर रहे जल्दी। लेकिन नकवी साहब, आज शाहिद खान अब्बासी ने ये कहा है कि अदालत में ये कोई भी 55 वॉल्यूम इन्होंने पेश किए हैं, चाहे 5500 हों, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उनसे आमदन से जायद असासे होने का सवाल था, लेकिन ये ज़राए आमदन तो पूछे ही नहीं गए। जी देखिए, मैं यहाँ ना अदालत लगाऊंगा ना मैं वो सारे बयान। मैंने जो अपना आपको आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ वो प्रिंसिपली ये है कि या तो ये एस्टीट्यूट्स ऑफ लॉ में लिख दिया जाए कि हर शख्स को जो अंडर ट्रायल है उसको ये सहूलत दी जाएगी कि आइंदा उसे कोर्ट जाने ही नहीं पड़े, कि भाई एक खराबी तबीयत का सर्टिफिकेट लाए, माजी में अगर कोई ऑपरेशन कराया हो नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि सबूत लाएं, लेकिन नैब सबूत नहीं ला रहा, चेकअप के लिए जा सकते हैं। जी, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि अभी तक नैब कोई सबूत पेश ही नहीं कर सका। सबूत लाएं फिर रोकें। मेरे ख्याल से नैब का मैं जानता हूं या नहीं जानता, मुझे ये तो नजर आता है कि इस वक्त शहजाद अकबर साहब बैठे, उन्होंने वो सारी आईओएस की रिपोर्ट दिखाई, वो सारे केसेस विच आर करंटली ऑनगोइंग वो दिखाए, वो जितनी तहकीकात चल रही हैं वो दिखाई। उन सब को बुनियाद रखते हुए और जो मौरूजी हालात नजर आ रहे हैं कि शुगर मिलों के देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना जो हम सबको पता है। उन्होंने पहले परमिशन ली कि हम 2 शुगर मिलें बंद करके 2 लगाएंगे कहीं और बाद में पता चला कि 4 शुगर मिलें चलने लगी। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे? वो रायविंड जो उनका जाती घर था उस पे 58 करोड़ रुपए की दीवारें बन गई सरकारी खर्चे पे, तो वो तो सरकार में मौजूद है। वो गाड़ियां जो कि तोशे खाने की थी जो इनके घरों में पहुंच गई, उसका सबूत मुझे देने की जरूरत है, वो तो सरकार के रिकॉर्ड। अच्छा नकवी साहब, लेकिन जब फवाद चौधरी साहब इस तरह का बयान देंगे, नकवी साहब जरा सुनिएगा,
कि फवाद चौधरी साहब जब इस तरह का बयान देंगे, वो कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून को शरीफ फैमिली और आम लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के बयानात और जो एक्ट्स हैं उनसे तो तासुर कुछ और उभरता है कि शरीफ फैमिली आपका टारगेट है या फिर ऑपोजिशन आपका टारगेट है। तो इस तासुर को कैसे ज़ाइल करेंगे? पता नहीं आप जबान के कौन से अल्फाज से आपको ये तासुर मिल रहा है। उन्होंने कहा शरीफ फैमिली और आम इंसानों को बराबर होना चाहिए। जो शख्स अपने आप को खास समझता है वो इससे इज्तनाब में आ गया, जो अपने आप को आम समझता है वो तो आ गया ना आम लोगों में, तो उसको वही इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप किस किस को खास समझती हैं, हम उनका भी नाम ले देंगे कि जी जरदारी को, शरीफ फैमिली को, शर्जील मेमन को, खुर्शीद शाह को, फरियाल तालपुर मतलब तमाम ऑपोजिशन आपकी टारगेट है ना। मैं यही बात कर रही हूँ कि इससे ये तासुर जाता है कि आपका ऑपोजिशन टारगेट है। उस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे? जी मैं ये कह रही हूँ कि आपने ऑपोजिशन का नाम ले लिया ना, तमाम ऑपोजिशन आ गई, तो मैंने आपसे कहा कि ऑपोजिशन आ गई, ऑपोजिशन आपका टारगेट है, तो का नाम भी ले लीजिए। ऑपोजिशन यही कह रही है, ठीक हो गया। कोई खास समझता है तो आप इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे कि आप ऑपोजिशन को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे? नाम भी ले लीजिए, जिसका नाम इमरान खान का नाम ले लीजिए। चलिए, इमरान खान भी अपने आम को आम समझता है, लेकिन आपको अगर तसल्ली होती है मैं ले देता हूं नाम, इसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा नकवी साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें हमने देखा कि जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट, जो कि रिवायत से हट के ये हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इलेक्शंस जीतती है, लेकिन इस दफ़ा हमने ये रिवायत टूटते हुए देखी है कि जो इलेक्शन है वो उसमें सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो हार गई है। तो ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? अजी देखिए, लेट्स लुक एट इट टू थिंग्स। पहली चीज तो ये एक वाज़ेह और बय्यन सबूत है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो स्टेट मशीनरी को अपने फेवर में नहीं इस्तेमाल कर। माजी के इलेक्शन में आपने गाड़ियां तक देखी नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कैंपेनिंग करते हुए। कोई दिखा दीजिए केस जो स्टेट एसेट इस्तेमाल होता वो एक, ठीक है। दूसरी चीज, क्या गरीब आदमी आज तकलीफ में है? महंगाई से उसको तकलीफ हुई है, बेतहाशा हुई। क्या हुकूमत वक्त जो कुछ जिस तरह मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है और जिन जिन मुश्किलात का उसका सामना था वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है? मेरा जवाब उसमें भी हाँ है। जब कोशिश अपनी जगह है और तकलीफ अपनी जगह है तो सूरत हाल ये होती है कि लोग जो हैं वो अपनी नाराजगी का इजहार हक है उनको। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये होता कि हम अपनी राह तब्दील करते। हम अपनी राह तब्दील करने को उस वक्त तक नहीं तैयार इन लोगों के खिलाफ। हम देखिए जो पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात हैं वो लेके आ रहे हैं। हमने नौकरियों का वादा किया तो हमने हाउसिंग के लिए नया पाकिस्तान के सिलसिले में जितनी जबरदस्त किस्म की पॉलिसी लाए, कोई और गवर्नमेंट अगर लाई है तो दिखा दे। अगर हम समझते हैं कि माहौलियात को बेहतर करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो पॉलिसी लाए हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, अगर माजी में कोई और हुकूमत लाई है तो चैलेंज करता हूं कि ले आए। अगर सोशल नेट को बढ़ाने की बात की जाए और एहसास प्रोग्राम की तफसीलात हैं, कुछ ले आए। अगर सेहत कार्ड जैसी चीज जिससे गरीब की इज्जत नफ्स बच रही है कि उसे आज हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा किसी के सामने, तो आप ले आइए कि हाँ इससे बेहतर स्कीम ये है। नकवी साहब, इतनी महंगाई होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा? जी, सेहत के लिए नहीं करना पड़ रहा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में और सिंध में, थरपारकर में वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर, सिंध में सिर्फ वफाक ने इस बात का इंतजाम किया है कि लोगों के पास हर किसी अस्पताल में भी जाके वो अपना इलाज एक खास रकम तक करवा सकते हैं। जो रकम केपी में 10 लाख है, पंजाब में और बलूचिस्तान में और सिंध में 7.5 लाख है। बताइए है कि नहीं है, या ये सिर्फ वैसे ही ड्रामा कर रहे हैं? तो नकवी साहब, फिर आपको वोट क्यों नहीं डाले लोगों ने? कोविड के सिलसिले में लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए? तकसीम की गई। द क्वेश्चन इज कि लोगों ने फिर वोट क्यों नहीं दिए? जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इस बात का हमें एहसास है कि
हर आदमी जो हर घर में तो कैंसर का मरीज या स्टंट वाला नहीं मौजूद था, उसको तो जिस बात की तकलीफ हो रही है वो ये है कि गंदम महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, और हर चीज जिस तरीके से ऑपोजिशन खेल रही है, वो इस चीज का इल्जाम जो है वो हुकूमत वक्त पे लगाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि पंजाब में गंदम 800 रुपए और सिंध में गंदम 1300 रुपए, क्यों फर्क है? क्या हमने बॉर्डर सील किए हुए? सिंध हुकूमत अपनी गंदम लेके बैठी हुई है गोदामों में, जो गंदम मौजूद नहीं है, इसे वो पब्लिक में ला नहीं सकी, वो मिलों को दे नहीं सकी, और वो गंदम कब की खरीदी भी है? 2 साल पहले की। यानी उन्होंने तो वो 8 ये वाली गंदम में नहीं खरीदी थी कंट्रोल प्राइस के ऊपर, जो पहले थी 1400 रुपए, उसमें भी नहीं खरीदी हुई। उन्हें तो उस वक्त की गंदम खरीदी हुई है जब 1200 रुपए थी मन। वो गंदम वो रिलीज नहीं की, उन्होंने 1.2 मिलियन टन लिए हुए गोदामों में दिखा रहे हैं बैठे हुए। अभी देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन मंडी प्राइस एंड रिटेल प्राइस। अगर अवाम खुद चोरी कर रहे हो तो लोगों को, उनको सब्जी वालों से पूछे। मैं अभी मंडी में गया, मुझे वहां प्याज मिल रही थी 17 रुपए किलो, और केडीए स्कीम नंबर 1 में रहता हूं, और जो लोकल सब्जी वाला है वो बेच रहा है 60 रुपए किलो। और यही चीज हर ये मैं तो एक प्याज की आपको मिसाल दी है, जाइए आप अपने क्रू को भेजिए, हर शहर की सब्जी मंडी और उसके बाजार का निर्खनामे में कंपेयर कर लीजिए। अब ये प्राइस कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? डीसी की जिम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर की डीसी और जिम्मेदारी है। एसी जो है वो आपके कंट्रोल में ही आते हैं ना, जिनकी हुकूमत होगी नहीं, उसके हमारे अंडर आएंगे। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं ना, अभी एक सर्वे आया था पंजाब में, जो डिफरेंशियल था बिटवीन द ऑफिशियल प्राइस लिस्ट एंड द रिटेल प्राइस लिस्ट, जो कि शहरियों के जरिए आई थी, वो सिर्फ था कोई 30%। सिंध में 114% है फर्क। और मैं कहता हूं पंजाब का भी वो 30% नहीं होना चाहिए। हमें वो प्रैक्टिकल प्राइसेस देनी चाहिए दुकानदारों के साथ बिल बैठ के, जिससे उनका भी गुजारा होता हो और जायज मुनाफा वो कमा सके। सही। नकवी साहब, हमने देखा था कि जब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी तो उसने बहुत आम आदमी को अवेयर किया, आम लोग जो हैं वो उनमें ये अवेयरनेस बढ़ाई कि परफॉर्मेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस मर्तबा हुआ ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो सेम सिचुएशन है। ये जो करप्शन का बयानिया था या जो आपका एहतसाब का बयानिया था, ये वोट लेने के लिए ठीक था, लेकिन वो अब आपको मिल भी गया, वोट भी मिल गया, मैंडेट भी मिल गया। तो अब आपको नहीं लगता कि आपको अपनी तवज्जो जो है वो मजीद कारकर्दगी पर देनी चाहिए? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहला हिस्सा बयानी का गलत है, दूसरे हिस्से से पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर सकता हूँ। पहला क्यों गलत है? 13 साल से एक पार्टी हुकूमत कर रही है सिंध के अंदर, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसने अगर शऊर दिया होता तो उसको लोग दोबारा वोट नहीं देते, या लोगों ने वोट नहीं दिया लेकिन उसने धांधली की, जो भी आप मानना चाहें वो मान लो। अगर सिर्फ इस शहर कराची में जिसमें मैं रहता हूँ, जिसकी बातें हर वक्त मीडिया पे होते रहती हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ये है कि जितना इस शहर को पानी चाहिए उससे आधा पानी आता है। जो सीवरेज का पानी जनरेट करता है वो बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाल देते हैं। समंदर में मछलियां क्या सारी चीजें मारी जा रही हैं, यहाँ तक कि आपके बहरी जहाज जो नेवी के, वो भी शिकायत करने लगे कि कोरोजन से हमारे जहाज खराब। जो आपकी सड़कों का हाल है वो आप देख लीजिए। इस पूरे शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम ही नहीं है, वो भी आपके सामने। इधर के नाले साफ नहीं होते। यहाँ की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जितनी बिल्डिंगें लीगल बनती हैं उससे 4 गुना ज्यादा इलीगल बिल्डिंग बनती। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करेंगे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, 249 का जो इलेक्शन है उसमें रीकाउंटिंग हो रही थी, जिसमें उसके बाद जो है वो आपके वोट मजीद कम हो गए हैं। आपने रीकाउंटिंग का बायकॉट किया, तो अब आप क्या नताइज को कबूल करेंगे या फिर कोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि हमारा एक तो बुनियादी हक होता है कि हम रिकाउंटिंग बजाय, हमारा नहीं हर कैंडिडेट का होता है,
और ये आइन हक देता है कि आप जाए तो अवॉइड, और अगर कहीं पे कोई क्लरिकल एरर हो गया हो या ह्यूमन एरर हो गया हो और गैर दानिशता तौर पे कहीं पे कोई गलती कोताही हो गई हो, तो इस वजह से रिकाउंटिंग होती है ताकि उसको कवर अप किया जाए। जी। तो यहाँ पे केस ये था कि ये मुकम्मल एक गलती का मलबा नजर आ रहा था, क्योंकि फॉर्म 45 हमें मिला ही नहीं, हमें दिया ही नहीं गया। फॉर्म 47 की कंपाइलेशन नहीं हो सकी, और फिर ह्यूमन एरर ये था कि लोगों को शकूक व शुबात कब हुए, और आप सारे मीडिया इस बात के गवाह हैं कि जब एक शहरी इलाके में बहुत कम तनासुब वोट का था, बहुत ही कम, यानी कि 20% तनासुब से वोट पड़े हों, और उसकी गिनती और उसके कंपाइल के मराहिल और आरओ साहब तक पहुंचे में कम बेश 10 घंटे लग गए, और 10 घंटे के बाद ये शकूक शुबात जन्म लेते थे। और जब हम काउंटिंग के लिए, रिकाउंटिंग के लिए गए, तो उसकी जो प्री रिकॉजिट है वो भी एक आईनी मैंडेटरी प्रोविजन है। जिस तरह एक आईनी इख्तियार हमारा है रिकाउंटिंग का, इसी तरह से आरओ या जो रिकाउंटिंग में जो हजरात बैठे हैं उनका भी रिकाउंटिंग के पहले ये प्री रिक्विजिट करना जरूरी है। वो क्या है कि तमाम थैले सील होने चाहिए जी, और जो थैले के अंदर बोर्ड से वो अलग है, जो काउंटर फाइल्स है उसके साथ उसकी टैली होनी चाहिए, उसकी टैली होनी चाहिए। फॉर्म 45, 46 के साथ मुसाबकत रखती हो को, ये ना होना कि थैली में तो 50 वोट हो और बुक से इशू किए गए हो 10 वोट, तो ये 40 वोट इजाफा कहाँ से होता है। फिर फॉर्म 45 जो फाइनल शीट होता है उसमें दिखा गया हो कि वोट डाले गए 30 और थैली से अगर निकल जाए 60, तो ये 30 वोट इजाफा। तो बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी चीजें थी जिसको रेस्ट एश्योर किया जाता है। उसी के बाद रिकाउंटिंग होता है। जब थैली खोली गई तो पहली थैली का सेल टूटा हुआ था और ये तहवील सिंध गवर्नमेंट के पास थी। तो हमने, ना सिर्फ हमने बल्कि तमाम सियासी जमातों ने, तमाम कैंडिडेट ने, उनके नुमाइंदों ने, खा वो पीएसपी हो, एमक्यूएम हो, टीएलपी ने भी कहा हम एहतिजाजन बैठ गए, मगर उठ गए, फिर वो बैठ गए, और भी पीटीआई वाले सारों ने मुश्तरका तौर पे इस रिकाउंटिंग का बाइकआउट किया। अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे क्या लाएमिल इख्तियार करती है। उसके बाद ही हमारे नेक्स्ट एक्शन का निहाल हाशमी साहब, जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि चूंकि वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे होते हैं तो वो आप उसमें देख लें। अगर आपको इस पर एतराज है तो उनको यही है कि बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो सील लगी हुई थी। इन मासूमियत पे हम कुर्बान जाएं। कैमरा तो पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पे लगा हुआ है। कैमरा तो यहाँ पे हर शहर के नुक्कड़ कोने पे लगा हुआ है, मगर फिर भी इस पीपुल्स पार्टी के इस हुकूमत में इस शहर में लोगों को लूटा जा रहा है। तो जिस तरह लोगों को लूटा जा रहा है सरेआम रमजानों में, उसी तरह से वोट को लूटा जा रहा है सरेआम। तो क्या आप अब नताइज को कबूल करेंगे, मौजूदा नताइज को, या फिर जो है वो रीपोलिंग का इरादा है और उसके लिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन में? देखिए, हमने नताइज तो बारे में बता दिया कि लेट द इलेक्शन कमीशन अपने फैसले सादिर करेगी। उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट हैं और जो हमारे हाई अप्स हैं वो उसको देखेंगे। अगर हमने पहले दिन भी कहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वोट को इज्जत दो, अगर जो भी जीता है हम उसको मुबारकबाद देंगे, मगर अगर वोट की ताजीम नहीं की जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को डिरेल किया जाता है, तो हम उस पे अपना एहतजाज महफूज रखते हैं। निहाल हाशमी साहब, अभी जो 249 का मामला हुआ, इस पर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि बैलेट पेपर्स को रेंजर्स की तहवील में दिया जाना चाहिए था, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप फ़ौज को खुद मुदाखलत का कह रहे हैं और बाद में फ़ौज पर फिर इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस पर मोहम्मद ज़ुबैर ने ये कबूल किया कि दैट वाज अ मिस्टेक, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ठीक कह रहे हैं और ये मुतालबा गलत था। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह के बयान पर तो आप अपने नैरेटिव की नफ़ी कर रहे हैं। देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि फौज के जेरे निगरानी बॉर्डर दिया जाए, सिर्फ हिफाजत मुल्क की दिया जाए, और उन्होंने फौज का नहीं कहा था, उन्होंने गालिबन रेंजर्स का कहा था। शायद तो मैं समझता हूँ मिफ्ताह इस्माइल साहब के मुंह से निकला था रेंजर्स के हवाले से,
जो भी कोई फौज को उसके काम से, अब आजकल देखे ना असद उमर साहब उनको कोरोना पे लेके गए, मैं समझता हूँ इससे फौज की पेशावराना सलाहियत बहुत ही कमजोर होती है और हमारी बॉर्डर भी सरहदी जो जिम्मेदारी वो भी कमजोर होती है। फौज को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी तक रहना चाहिए, फौज को नहीं देना चाहिए। जो कोई भी उनके काम से हटा के उनको कोई और काम पे लगाता है वो नामुनासिब चीज है। सही। और अभी जो शहबाज शरीफ को जो है बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, उस पर मैं जानना चाहूँगी कि वो शहजाद अकबर कह रहे हैं कि अदालत में उन्होंने गलत बयानी की है और मफरूर की गारंटी जो है वो कबूल नहीं है, तो इस पर आपका क्या जो है वो स्टैंस है? देखिए, एक तो शहजाद अकबर जो है वो दोगले और झूठे आदमी है, चिपिद्दी ना चिपिद्दे का शोरवा। ये गैर सियासी आदमी कहाँ से टपक पड़ा, ये किसका एजेंट है? ये पाकिस्तान में इसका और शहबाज शरीफ साहब को कोई लेवल है? अब जरा मुझे बताइए ना, कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली? मैंने ऐसे लोग ये अपने कद बढ़ाते इस तरह की बात करके, और जिसने उनको बनाया है कोई क्या स्पेशल असिस्टेंट वो भी इसी लेवल का ही आदमी है। तो बात यह है कि हम तो ऐसे लोगों पे तबसरा करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। मोस्ट कप मैन, जिसके बारे में वो शील्ड, वो जो इंग्लैंड वाला है, वो ब्रॉडशीट, वो कहता है कि ये आदमी के बारे में जाके ब्रॉडशीट के वो कवई नकवी से बात करे। इस तरह के लोगों को आप लोग भी सीरियस ना बनाएं, इसको मुंह ना लगाएं इस तरह के लोगों को। कौन है ये? सही। निहाल हाशमी साहब, शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की, उसके फ़ौरन बाद जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका जो है वो फैसला आ जाता है, तो इतनी जल्द फैसला आने पर जो आम आदमी है उसके जहन में ये सवाल तो उभरता है कि जो उनके केसेस हैं वो बरसों लटकते रहते हैं, मगर जो हुक्मरान तबका है उसके फैसले जो हैं वो हंगामी बुनियादों पर उनकी सुनवाई भी हो जाती है और फैसले भी आ जाते हैं। देखिए, मैं तो हूँ वकील, मैं भी ये इस तरह के मुकदमे, मेरा पेशा ही है, मगर तौबा 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 तौबा, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज साहब तो हुक्मरान ही है, शहबाज साहब तो मातूब है हुक्मरानों के, वो तो 20 महीने से जेल में रहे। अब जरा मुझे बताइए फिर कौन कैसे हो गया फैसला, ये आप तहकीक करके बताइए, आप पूछिए, जज साहब से पूछिए, आप हमसे और शहबाज साहब से ना पूछें। जो आदमी जेल में होगा वो चाहेगा अपना फैसला चाहना, और बहुत जल्दी फैसला नहीं हुआ अभी भी, इल्जाम भी हम पे झूठा लगा और फैसले के बाद भी हम वजीर आला रहे 3 बार और हम हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और हम जेल में हैं। तो मोहतरमा, ये जो तबका कौन ये पूछता है कि आम आदमी, कोई आम आदमी नहीं पूछता, जो खास आदमी पूछता है इमरान खान वाले, उनसे पूछे, जाके पूछे कि किसने क्या वजूहत है कि इतनी जल्दी बेल हो गई। खुल के नाम लेना, कौन कोई साजिश नजर आ रही है तो बताएं हमें। लेकिन निहाल हाशमी साहब, जब फवाद चौधरी साहब ये कहेंगे कि हम तो ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो कानून है उसको शरीफ फैमिली और आम लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए, तो एक आम आदमी जो है उसके जहन में जब ये तासुर बिल्ड हो जाएगा कि ये हुकूमत जो है वो उनकी भलाई की बात कर रही है, ये तो उनके हक की बात कर रही है और उनके हक के लिए आवाज़ उठा रही है, तो आप अवाम के सामने क्या जवाब देंगे कि हम तो यही जवाब देंगे कि वो गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ ठीक है? हम तो अवाम को यही जवाब देंगे कि हम आम आदमी से भी ज्यादा आम आदमी हैं, क्योंकि हम जेल में हैं, क्योंकि हम मातूब हैं, क्योंकि हमारे लोग अगर बीमार होते हैं तो उनको मरना पड़ता है बताने के लिए कि हम बीमार थे, क्योंकि हम वजीर आज़म होते हुए भी हम अपने माँ के या बाप के जनाजों को कंधा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे घर को बुलडोज किया जाता है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट सारे सील कर दिया, क्योंकि हमारे बीवी, बच्चे, भतीजे, सारे जितने रिश्तेदार हैं सबको जेल में डाला जाता है, अजियत दी जाती है और टॉर्चर किया जाता है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके बावजूद अगर अदालतें समझती हैं, अदालत का कोई हिस्सा समझता है कि हम पे जुल्म किया गया, हम पे ज्यादती की और वो हमें बेल दे देता है, तो जाकर के फवाद चौधरी साहब उन अदालती निज़ाम से जाके बात करें, जाकर के उन जज साहब से, वो तो हुकूमत है। फवाद चौधरी तो और फिर माहिर है इस बात के, बहुत बड़े चैंपियन, वो जब चाहते हैं खलाबाजियां खाते हैं, तो उसको बोले ना जाकर के वो या तो कानून साजी करवाए
या वो जाके पूछे, बाइख्तियार है। फवाद चौधरी तो चांद निकाल लेता है। अच्छा, जो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पे आते हैं ना, तो उस पर उनका जो मौकिफ है उस पर मैं आपका सेंस लेना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी पर कैसे जो है वो भरोसा किया जा सकता है, जबकि वो ये एश्योरेंस अपने भाई के लिए नहीं दे पाए, नवाज शरीफ के लिए नहीं दे पाए, और वो भी जो मेडिकल ग्राउंड्स पर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। देखिए, बात यह है कि मैं भी वकील हूँ और फवाद भी वकील है। अब उन्हें ये बताएं कि जनाब, गारंटी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेड होती है, और अगर कोई गारंटर अपने गारंटी फुलफिल नहीं करता तो उसकी आईनी प्रोविजन है, और उस आईनी प्रोविजन को जो फुलफिल कराने के अख्तियार अदालतों को है, कोई वजीर इत्तलात साहब को नहीं है। अदालत जाने, अदालत का काम जाने। वजीर इत्तलात साहब ये बात अपने जहन में रख लें, अदालत जो है उसको आप प्रेशराइज नहीं करें, माशा उसी वक्त तबाह होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि उस माशे में तबाही हो जाती है जहाँ पे अमीर और गरीब और बड़े और छोटे और ताकतवर और कमजोर की तमीज की जाती है। तो फवाद चौधरी साहब को बोले वो फिक्र करें अपनी हुकूमत में जो करप्शन हो रही उसकी, और वो वजीर इत्तलात है, वो चीफ जस्टिस नहीं है, ना ही वो अदालती मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं। अदालत और हर जज इंडिपेंडेंट है। एक तो अदालत इंडिपेंडेंट है और हर जज अपने तहरीर, अपनी जजमेंट के खुद अथॉरिटी और मास्टर है। ये उनको नहीं मालूम। सही, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।